अ, नमस्ते, गुड इवनिंग। आप सबका इस सेशन में स्वागत है। ये इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड ISRC का इनिशिएटिव है और इसका एक भाग पहले हो चुका है जो मराठी में था और अगला होने वाला है जो अ, अ, तमिल में होगा फ्राइडे को, शुक्रवार को। आज हिंदी में है। तो आप सबका बहुत स्वागत है। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए हैं हमसे बात करने के लिए। तो हम सवाल जवाब शुरू कर रहे हैं उससे पहले मैं कुछ बातें आप सबको बता देना चाहती हूँ। ये मीटिंग जूम पर हो रही है लेकिन इसका लाइव वीडियो फेसबुक पर भी है। तो आप चाहें या आप आपके दोस्त या फैमिली हैं, परिवार हैं जो जूम पर नहीं रजिस्टर किए हैं तो वो फेसबुक पर अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं और हम वहां से आपके सवाल लेकर के और यहाँ पर उन्हें पर चर्चा करेंगे। आप सब देख रहे होंगे कि आप म्यूट पर हैं। जैसे जैसे हमारी बातचीत बढ़ेगी, अगर कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप पूछना चाहें और ये मैं कर सकूं तो मैं आपको अनम्यूट करूंगी। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और फिर मैं आपको फिर से म्यूट करूंगी ताकि ज्यादा टाइम उस एक सवाल पर चर्चा करने में ना जाए। एक और बहुत जरूरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ वो मेडिकल डॉक्टर्स नहीं हैं। तो अगर आपके सवाल मेडिसिन या मेडिकल उस फोकस पे होंगे या आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक इश्यूज पर होंगे तो हम उसका कोई सुलझा हुआ जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हो सके वहां तक अपने सवाल आप कोविड-19 के वैज्ञानिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पर पहलुओं पर रखिए तो उसका हमारे एक्सपर्ट्स बहुत उनको जानकारी है, वो आपको जितना हो सकेगा उतना इसके बारे में बता पाएंगे। और एक डिस्क्लेमर कहिए और एक बात है जो बहुत जरूरी है समझना कि कोविड-19 एक नई बीमारी है। इसके बारे में हम धीरे धीरे जान रहे हैं, धीरे धीरे समझ पा रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम इस पल में, इस मोमेंट में हमें सब कुछ पता है इसके बारे में। तो जो भी हम आज आपको बताएंगे या हम जिस पे बातचीत करेंगे वो वैज्ञानिक प्रमाण या वैज्ञानिक सबूत पे आधारित है और जो हमें अभी पता है, आज की तारीख में जो हमें पता है, जो जानकारी हमें पता है, वो उस पर आधारित होंगे हमारे जवाब। राइट। थैंक यू वेरी मच। मैं हमारे आज के पहली एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस आपसे मिलवाती हूँ। डॉक्टर रोहिणी करंडीकर यहाँ है। रोहिणी, हाय रोहिणी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, सॉरी, मैं आप हाय रोहिणी। रोहिणी ने बायोलॉजी में PhD की है और उनका पोस्ट डॉक साइंस एजुकेशन में था। उनकी PhD IIT बॉम्बे से है और उनका पोस्ट डॉक उन्होंने होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन मुंबई से किया है। वो फिलहाल क्यूरियोसिटी जिम जो कि बॉम्बे में है, मुंबई में है, क्यूरियोसिटी जिम में वो करिकुलम एंड इनोवेशन मैनेजर हैं। वेलकम रोहिणी, आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। तो रोहिणी, हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं खासकर फेसबुक से और आप सब जिन्होंने जूम के लिए रजिस्टर किया था, आपके भी सवाल हैं। तो सवाल पूछने से पहले मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक है। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी कि ये IS इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्स कोविड जो ग्रुप है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि वो जैसे हम व्हाट्सएप पे या दूसरे कई चैनल से जो हमें पता पड़ता है और हम उसे शेयर करते हैं, तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जो उसमें गलत भी होती हैं या झूठ भी होती हैं, पर वो हम शायद कभी कभी बिना समझे या बिना उसको उसको उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किए बिना उसको शेयर कर देते हैं। तो ऐसी एक खबर आई थी रोहिणी की, चमगादड़ों की वजह से कोविड-19 फैलता है और ISRC ऐसी बातों को एक श्रृंखला है, सीरीज है होक्स बस्टर्स करके। तो यहाँ पर जो हमें वैज्ञानिक जानकारी है, वैज्ञानिक प्रमाण है, उसके हिसाब से हमें बताता है कि ये सच है या नहीं है। तो मैं आपके साथ एक
स्क्रीन शेयर करूंगी एक ऐसे होक्स बस्टर इन्फोग्राफिक का, ताकि आप लोग सब जो यहाँ हैं वो देख पाएं, और फिर हम रोहिणी से पूछेंगे कि उनकी इसके बारे में क्या राय है। आई होप आप लोग सब देख पा रहे हैं ये स्क्रीन। हाँ हाँ दिख रहा है। तो ऐसा माना जाता है, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो कोविड-19 है ये चमगादड़ों में पाया जाता है और उनके द्वारा ये फैल रहा है। तो ये झूठ क्यों है, या इसे हम असत्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो चमगादड़ भारत में पाए जाते हैं, पहली बात तो उनमें ये नोवेल कोरोना वायरस नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि चमगादड़ जो खेत होते हैं, वहां पे जो फसलें उगती है, उनको जो कीटक नष्ट करते हैं तो वो उन कीटकों को खा जाते हैं। यानी कि एक तरह से चमगादड़ हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी फसलों को वो सुरक्षित रख के। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जहाँ चमगादड़ रहते हैं वो पेड़ पौधे काट देने चाहिए, लेकिन इससे दुगना दुष्परिणाम हो सकता है। पहले तो क्योंकि चमगादड़ों में नोवेल कोरोना वायरस नहीं है, तो कोविड-19 के खिलाफ तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे पेड़ों को काट के। और चमगादड़ अगर हमारी मदद कर रहे हैं तो फिर कीटक और ज्यादा बढ़ेंगे, हमारी फसलें और ज्यादा नष्ट होगी। तो एक तरह से हम पर्यावरण का नुकसान ही कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि चमगादड़ों के द्वारा ये नहीं फैल रहा है। अभी जो हमारे देश में या पूरे दुनिया में जो फैल रहा है वो केवल इंसानों के द्वारा ही एक दूसरे को फैल रहा है कोविड-19। थैंक यू रोहिणी इस बात की स्पष्टि देने के लिए। और इससे जुड़ी एक और कई और सवाल उठते हैं, जैसे कि क्या कोविड-19 मच्छर या मक्खी या चूहों से फैल सकता है? इसके बारे में भी आप हमें कुछ बताएंगे प्लीज। हाँ, तो इसके बारे में ऐसा है कि जैसे कोई मच्छर अगर काट दे किसी को, तो वो खून ले लेता है, खून चूस लेता है और फिर दूसरे इंसान को जाके काट सकता है। तो लोगों में ऐसा डर है कि क्या ये खून से फैलता है, कोविड-19 जो है ये खून से फैलता है क्या? अभी यहाँ ये जानना जरूरी है कि कोविड-19 ये श्वसन संस्था की बीमारी है। यानी कि हमारी फेफड़ों में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो वो उस तरह की बीमारी है। तो ये खून में उसके जो वायरस है वो खून में वायरस नहीं जाता है। इसीलिए अगर मच्छर काट भी ले और तो मच्छरों द्वारा ये फैलेगा नहीं, या जू द्वारा ये फैलेगा नहीं, क्योंकि ये खून से फैलता नहीं है। दूसरी बात हुई मक्खियों की। तो ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि कोरोना वायरस जो है, नोवेल कोरोना वायरस, हो सकता है वो हमारी पचन संस्था से हमारे मल द्वारा बाहर निकलता हो सकता है, ये मुमकिन है। तो अगर कोई मक्खी बैठ भी जाए मल पे या स्वेज के ऊपर और वो मक्खी हमारे त्वचा पे बैठ जाए, तो भी ये त्वचा के द्वारा नहीं फैलेगा। त्वचा के द्वारा नोवेल कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। जो मार्ग है वो श्वसन संस्था से जाता है। यानी कि अगर कोई छींक दे, कोरोना संक्रमित व्यक्ति अगर छींक दे या खांस दे, तो उसकी छींटे जो हवा में होती है, या एरोसॉल्स जो हवा में होते हैं, ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो अगर हमारे नाक के द्वारा या हमारे सांसों के द्वारा जाए तो हमें तो हम संक्रमित हो सकते हैं। अच्छा, एक और यहाँ है कि हम अगर किसी सतह को छूते हैं जहाँ मक्खी बैठी हो, और उसी हाथ से हम बार बार, जैसे कि हमारी आदत होती है, हम चेहरे को हाथ लगाते हैं, हम नाक के पास हाथ ले जाते हैं, तो उस समय ये जरूर हो सकता है, उस समय वो संक्रमण हो सकता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि हमें हाथ को बार बार धोना है, 20 सेकंड के लिए धोना है, और किसी सतह को छूना ये हमें अवॉइड करना है, या जितना पॉसिबल हमें नहीं छूना है, या चेहरे को बार बार नहीं छूना है। तो खून के द्वारा ये नहीं फैलता है और त्वचा के द्वारा ये नहीं फैलता है। राइट, थैंक यू रोहिणी। मैं अब कुछ सवाल हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो आज यहाँ हैं हमारे साथ, उन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के समय पूछे थे, तो मैं उनमें से एक दो सवाल पूछती हूँ, और फिर हमारे फेसबुक कमेंट्स में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो मैं उन्हें भी एक एक करके पूछूंगी। तो पहला सवाल ये है कि वायरल कई बीमारियां वायरस से फैलती हैं, कई बीमारियों का कारण वायरस है, तो ये वाला जो वायरस है ये बाकी वायरस से किस तरह से अलग है? अच्छा सवाल है ये बहुत। तो पहली बात तो ये है कि ये वायरस का जो मतलब इतना बड़ा पैंडेमिक हुआ है, यानी कि इतनी बड़ी महामारी इसने फैलाई है, तो
तो ये बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है? तो और ये जब किसी को संक्रमित करता है, तो कई अलग-अलग तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में तीव्र लक्षण दिखते हैं, कुछ लोगों में हल्के लक्षण दिखते हैं। तो वो जो लक्षण है, वो कुछ-कुछ फ्लू के वायरस के जैसे आई मीन उसकी बीमारी की तरह होते हैं। तो शुरुआत में लोगों को ये नहीं पता लग रहा था कि ये फ्लू है या ये कोई और बीमारी है। तो इसके लक्षण बड़े ही कंफ्यूजिंग जिसे हम कहते हैं, शुरुआत में ऐसे हो सकते हैं। अभी हमको पता है, जानकारी है और हमें पता है कि अगर लक्षण दिखाई दे तो टेस्ट करने जाना है। तो ये फ्लू के लक्षण उसके साथ काफ़ी मिलते-जुलते पाए गए शुरुआत में। ये दूसरा है और तीसरा है ये कि ये कुछ लोगों में जिनमें तीव्र लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें कभी-कभी बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ये मतलब मौत का कारण हो सकता है। और अभी जैसे हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में कि बहुत बड़े स्तर की महामारी फैली हुई है। तो इसका यही कारण है कि इसका जो फैलाव है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हालाँकि कुछ देशों में काबू पाने में सफल रहे हैं कुछ देश इसके लिए। लेकिन अभी जो बहुत कड़ी हमें लॉकडाउन सहना पड़ रहा है और जो बहुत ज़्यादा हमें टेस्टिंग और वैक्सीन इस सब की प्रतीक्षा लगी हुई है। तो बाकी जैसे ये कोरोना वायरस है तो अन्य 6 तरह के कोरोना वायरसेस होते हैं। जैसे कि सार्स कोरोना वायरस जो था जिसने 2003 में महामारी फैलाई थी और मर्स कोरोना वायरस जिसने कि 2012 में महामारी फैलाई थी। तो ये भी इसी फैमिली के सदस्य है, इसी परिवार के सदस्य है। तो सारे कोरोना वायरसेस इतने नुकसानकारक नहीं होते हैं, केवल ये 3 थे। इन तीनों में भी ये नया है, तो नोवेल कोरोना वायरस इसे कहा जाता है और इसके बारे में पहले हमें कोई जानकारी नहीं थी। ये सार्स और मर्स के दूर के रिश्तेदार जैसा है। तो बहुत सारी जानकारी रोज़ नई-नई जानकारी आ रही है इसके बारे में, इसके लक्षणों के बारे में, इसलिए भी ये काफ़ी अलग है। राइट। और इसी से जुड़ा एक और सवाल उठा है। फेसबुक पे हमारे एक श्रोता, एक सुनने वाले हैं, उन्होंने पोस्ट किया है कि अक्सर देखा जाता है कि समय के साथ किसी भी वायरस का जो पोटेंसी होता है या जो उसका लेवल होता है वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। तो क्या हम नोवेल कोरोना वायरस के बारे में भी ये अनुमान लगा सकते हैं? क्या ये ऑलरेडी अभी से सच हो रहा है? क्या हम वो आशा कर सकते हैं? देखिए नोवेल कोरोना वायरस के बारे में अभी तक कुछ भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग कुछ प्रेडिक्शंस कर भी रहे हैं, लेकिन वो सच हो रहे हैं या नहीं या होंगे या नहीं ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। तो मैं थोड़ा स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूँगी कि किस तरह के प्रेडिक्शंस ताकि मैं कुछ थोड़ा स्पेसिफिकली कह पाऊँ? क्या मेरे ख्याल से उनके पूछने का ये मतलब था कि क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ टाइम में ये पीक होता जाएगा, ये कमजोर होता जाएगा? क्या भारत में आते आते टाइम भी अ, पश्चिमी देशों से ये ज्यादा वीक हुआ है या ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण या सबूत नहीं है? हाँ, तो जैसे आपने सबूत की बात की तो मैं कहूँगी कि विज्ञान में सबूत बहुत मायने रखता है। तो अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि भारत में जो कोरोना वायरस फैला है वो कमज़ोर है अन्य देशों के मुकाबले, इसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है। ये केवल एक निरीक्षण है क्योंकि इतना ज़्यादा हमारे देश में फैलाव नहीं हुआ है अभी तक। अगर आप तुलना करेंगे पश्चिमी देशों से तो हमारे देश में कम फैला है। इसकी वजह कई हो सकती है। एक पहली तो ये हो सकती है कि लॉकडाउन जल्दी हुआ हमारे देश में या हमें थोड़ा वक़्त मिला ये सभी मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अपडेट करने का या हमें समय मिला कि लॉकडाउन शुरू करने का क्योंकि कुछ जगह पे जैसे महाराष्ट्र में पहले ही लॉकडाउन शुरू हो चुका था। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस वजह से फैलाव कम है। बहुत कम ऐसे 1 आध 2 ही अनुसंधान हुए या स्टडीज़ हुए हैं, जहाँ पे लोगों ने भारत में जो वायरस फैला है उसको स्टडी किया है। तो ये 1-2 स्टडीज़ काफ़ी नहीं हैं, हमें और बहुत ठोस सबूत की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके हम कुछ कह पाएँगे। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे भारत में जब कोरोना वायरस का फैलाव शुरू हुआ, तो ठंड कम होने लग गई थी। तो पता नहीं ये भी कारण है या नहीं, क्योंकि पश्चिमी देशों में जब फैला था तो ठंडी थी, तो कई सारे वजह हो सकती है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि वायरस जो इंडिया में है वो वीक ही है।
और और मैं ये भी कहूंगी कि भले ही कल को जो भी पता चले कि कमजोर है या प्रभावशाली है, हमें सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ भी हो, हमें मास्क पहन के जाना है, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग को पाना है, हमें हाथों को स्वच्छ रखना है, बार बार छूना नहीं है मुंह से, ये हमें किसी भी हालत में पालना होगा। बिल्कुल सही कहा रोहिणी आपने। और इसी से जो आपने भी एक मुद्दा उठाया, इस पर भी काफी चर्चा हुई है, इस पर भी काफी लोगों ने कहा है कि ये सच है। हमें हमारे पास प्रमाण नहीं है लेकिन इस बात का कि भारत में क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और भारत के कई राज्यों में, कई क्षेत्रों में काफी गर्मी पड़ रही है। जैसे मैं पूना में हूँ और यहाँ तो 40 डिग्री हो गया है टेम्परेचर। तो क्या आपको लगता है कि इससे वायरस के फैलाव में या इस जो वायरस से इन्फेक्शन या संक्रमण होता है, क्या उस पे कोई असर पड़ेगा? ये बात पर भी कई वैज्ञानिकों ने कुछ अनुमान भी लगाया है और कुछ प्रयोग भी करने की कोशिश की है। तो ऐसा पाया गया है कि 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये वायरस नाकाम हो जाता है। लेकिन अगर हम बाहर के तापमान को देखें, जो कि भारत में गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 48 डिग्री तक जाता है किसी शहर में, तो उतना ये 48 डिग्री तो काफी नहीं है उस वायरस को नाकाम करने में, और 70 डिग्री जितना तो जाएगा नहीं टेम्परेचर, ये तो है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कुछ वैज्ञानिकों का ये अनुमान था कि गर्मी में ये वायरस का फैलाव कम हो जाएगा। तो ये अभी उतनी गर्मी पड़ी नहीं है शायद हमें कहने के लिए कि हाँ, फैलाव कम हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमने लॉकडाउन भी जल्दी लगाया, गर्मियों में लोग ऐसे ही बाहर कम निकलते हैं। तो ये कहना मुश्किल होगा कि अगर फैलाव कम हुआ भी है, तो वो गर्मी के कारण हुआ है या लोग लॉकडाउन में है इसीलिए हुआ है, ये कहना अभी मुश्किल है। और जब ये वायरस, जैसे मैंने कहा कि श्वसन संस्था में जाके नुकसान पहुंचाता है, तो श्वसन श्वसन संस्था में जैसे अंदर जाएगा तो शरीर का तापमान 33 डिग्री के आसपास होता है। इसलिए बाहर के तापमान का इस विषाणु पे ऐसे ही कोई असर नहीं होगा। एक बार ये फेफड़ों में चला जाए तो कोई गर्म पानी भी पी ले तो भी नहीं उस पे कोई असर होने वाला है। तो ये यहाँ पे बात है कि कहना मुश्किल है अभी। लोग कहते हैं कि हाँ, गर्मियों में श्वसन संस्था से संबंधित जो बीमारियां हैं वो कम फैलती है, मगर ये वायरस के बारे में हमें कहना मुश्किल है अभी इस घड़ी में। राइट। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि इम्यूनिटी का इस पूरे संक्रमण में, इन्फेक्शन में हम हमें क्या पता है इम्यूनिटी के बारे में, हम क्या जानते हैं और हम अ, विश्वास के साथ क्या कह सकते हैं इसके बारे में? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप पे और अखबारों में भी बहुत ज्यादा ये चर्चे में अभी आ गया है। तो इम्यूनिटी, जो वैज्ञानिक जिस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, उसकी परिभाषा देते हैं, वो दो तरीकों से इम्यूनिटी आती है। इम्यूनिटी मतलब बचाव हमारे शरीर का किसी विषाणु या जीवाणु के अगेंस्ट। तो पहला है कि अगर मुझे वो बीमारी हो जाए तो मेरे शरीर में दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक तो इनेट इम्यूनिटी, यानी कि पहले से ही जो मेरे सफेद पेशियां हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसे कहते हैं, वो थोड़े बहुत मतलब उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी इम्यूनिटी होती है, उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी कि वो विषाणु अगर बीमारी फैलाने की कोशिश करता है तो मेरे शरीर में, मेरे खून में एंटीबॉडी नाम के एक प्रोटीन निर्माण होता है। तो वो एंटीबॉडीज क्या करती है कि वायरस को नाकाम कर देती है या जीवाणु बैक्टीरिया को नाकाम कर सकती है। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि अगर मुझे उसी बीमारी का टीका लग जाए, यानी कि वैक्सीन। तो इस केस में क्या होता है, वैक्सीन में यानी कि टीके में उस जीवाणु या विषाणु का कोई कमजोर रूप उसमें होता है, जो अगर मेरे शरीर में गया टीके के स्वरूप में तो मुझे बीमार नहीं करेगा, लेकिन मेरे शरीर में एंटीबॉडीज निर्माण हो जाएगी उसके खिलाफ। अब यहाँ एक बात जाना जरूरी है कि हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं उनमें कुछ बीमारियों के खिलाफ याददाश्त होती है, यानी कि वो याद रखते हैं कि हाँ, इस तरह का एक वायरस या इस तरह का एक बैक्टीरिया आया था, तो अगली बार जब वैसा ही कोई बैक्टीरिया वायरस आए तो इस तरह का आक्रमण करना है। तो ये याददाश्त जो होती है ये कुछ बीमारियों के लिए जिंदगी भर रहती है, इसलिए कुछ वैक्सीन हमें जिंदगी भर के लिए काफी हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीमारियों के लिए बार बार देना पड़ता है, जैसे कि टेटनस।
जो 5 साल में एक बार लेना पड़ता है हमको। तो वैक्सीन और बीमारी, ये 2 ही तरीकों से हम इम्यून हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि थोड़ा मैं कहूँगी कि गलतफ़हमी या कुछ ऐसा कुछ हुआ है, लोगों में कन्फ्यूज़न है कि ओवरऑल इम्यूनिटी जो होती है हमारी, यानी कि लोग कहते हैं कि हल्दी दूध पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है, या अदरक वाली चाय पीने से बढ़ती है, या गरारे करने से, लहसुन खाने से। ये सब बहुत अच्छे हैं, ये ज़रूर खाइए-पिइए जो भी आपका जैसे मन करे। इससे हम सेहतमंद अपने आप को रख सकते हैं। और अपने आप को सेहतमंद रखना ज़रूरी है, आप बेशक रखें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड-19 से रक्षण मिलेगा। तो ये यहाँ पे थोड़ा हमें याद रखना है कि हाँ, सेहत कैसे बनाए रखना है, ये हम हमारा पर्सनल चॉइस है। हम संतुलित आहार से भी अपनी सेहत बना सकते हैं, व्यायाम करके, पूरी नींद लेके, आराम करने से भी सेहत बनी रहती है। तो सेहत बनाने का शायद उनका कहने का मकसद है, जब वो कहते हैं कि हल्दी दूध पियो, या अदरक वाली चाय पियो, या लहसुन खाओ। तो और भी कई तरीके होते हैं। तो ये अगर हम समझ लें इन दोनों में का फ़र्क, तो भी आई थिंक ये बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। राइट। और वही बीमारी से कैसे बचा जाए, संक्रमण से कैसे बचा जाए, यही सबका सबसे बड़ा सवाल है इस समय। बिल्कुल। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि जैसे एंटीबॉडीज और वैक्सीन वगैरह जो हैं, अ, उसका कई लोगों ने पूछा है कि वैक्सीन कब तैयार होगा या कैसे तैयार होगा, अब वो तो हम नहीं बता सकते। लेकिन आपको क्या लगता है इस बारे में कि वैक्सीन का क्या रोल होगा, क्या क्या भूमिका होगी और ये किस तरह से काम आएँगे? तो वैक्सीन, जैसे मैंने अभी इम्यूनिटी के सवाल में बताया कि वैक्सीन क्या करता है, तो वो हमारे जो इम्यून सेल्स है, उनको एक तरह का शिक्षण देता है कि अगर इसी तरह का विषाणु या इस विषाणु का ये वाला भाग अगर आ जाए शरीर में, तो किस तरह से उसको नाकाम करना है या उस पे आक्रमण करना है। तो एक तरह की वो शिक्षा देता है हमारे शरीर को। अभी कोरोना वायरस जैसे अन्य वैक्सीन्स जब बनते हैं, तो पहले तो वो वैक्सीन बनाया जाता है या तो पूरे-पूरे विषाणु को लेके या जीवाणु को लेके, उसको कमज़ोर बना के, या उस विषाणु का एक कोई भाग लेके, जैसे कि उसके सतह पे जो स्पाइक प्रोटीन्स है, नोवेल कोरोना वायरस के सतह पे ऐसे जो बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन्स है। अ, हेलो? हाँ, रोहिणी मैं आपको सुन सकती हूँ। हेलो? अ, कोरोना वायरस तो पता नहीं लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। शुभजीत, क्या आप मेरे ख्याल से रोहिणी का या तो कनेक्शन खराब है या कुछ हुआ है। शुभजीत, क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएँगे? अम, तो रोहिणी यही बता रही थी कि रोहिणी आ गई है शायद वापस। अच्छा, रोहिणी? तो हाँ, मैं फिर से हाँ। रोहिणी से ही बात करूँगी, मैं आपसे माफ़ बाद में बात करना। करूँ। हाँ, तो उसके सतह पे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं कोरोना वायरस के सतह पे, उसको निशाना बना के वैक्सीन बनाने की अभी को ये भी एक तरीका हो रहा है। लोग उस पे कोशिश कर रहे हैं वैक्सीन बनाने की। तो अलग-अलग इस विषाणु के भागों को लेके बना रहे हैं या पूरे विषाणु को लेके बना रहे हैं। तो अक्सर वैक्सीन बनाने में एक 5 से 10 साल लग जाते हैं, बहुत बड़ा अवधि लग जाता है। लेकिन यहाँ कोरोना वायरस के केस में या कोविड-19 के मामले में बहुत फ़ास्ट सब कुछ हो रहा है, और आशा है कि लगभग दिसंबर तक कोई वैक्सीन आ जानी चाहिए। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ इसमें लगे हुए हैं, पूरे जी-जान से लगे हुए हैं, और हमारे भारत में भी एक 5-6 कंपनीज़ ऐसे भी ज़्यादा शायद लगी हुई है। अन्य देशों के साथ वो सहकार्य कर रहे हैं, और वैक्सीन शायद आ जाएगी कुछ ही महीनों में, ऐसा अनुमान है। तो रोहिणी, एक सवाल है कि वैक्सीन को डेवलप करने में या वैक्सीन को आम जनता तक पहुँचाने में इतना समय क्यों लगता है? हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि किसी विषाणु को या तो पूरे विषाणु को या उसके किसी एक भाग को लेके पहले कुछ जाँच की जाती है प्रयोगशाला में। तो वो एकदम से मानवीय शरीर पे तो नहीं की जा सकती, ये मुमकिन नहीं है। तो पहले मानवीय पेशियाँ जो होती है, लैब में जो सेल्स होते हैं, ह्यूमन सेल्स, उन पे कुछ प्रयोग किए जाते हैं। ये देखा जाता है कि वो पेशियाँ क्या एंटीबॉडीज़ बना रही है? क्या वो उस वायरस को नाकाम करने में कामयाब हो रही है? क्या वो उस उन सेल्स को वो वैक्सीन कहीं नुकसान तो नहीं पहुँचा रही?
तो ये सुरक्षा वाला जो भाग होता है ये सब पहले टेस्ट किया जाता है। जब वो यहाँ सक्सेसफुल होता है तो एनिमल मॉडल्स यानी कि चूहों में या फिर बंदरों में ये प्रयोग फिर से किया जाता है, क्योंकि शरीर के बाहर वैक्सीन एक तरह से बर्ताव करती है, लेकिन शरीर के अंदर उसका बर्ताव थोड़ा बदल सकता है। जब वो इस स्टेज में सक्सेसफुल हो जाती है तो 4 लेवल के क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। तो इसमें अलग अलग नंबर के लोगों, जैसे एक स्टेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में 20 से 100 लोगों पे ट्राई किया जाता है। देखा जाता है कि वैक्सीन किस हद तक सक्सेसफुल है, क्या वो इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है, क्या वो एंटीबॉडीज बना रही है, क्या वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, ये सब देखा जाता है। 100 लोगों पे अगर सक्सेसफुल हो जाए तो स्टेज 2 में जाती है, जहाँ पे कई हजार लोगों पे किया जाता है स्टेज 3 में। उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल होती है तो उसे मान्यता प्राप्त कर दिया जाता है, और फिर स्टेज 4 में और भी कई सारे लोगों पे ये जांच की जाती है। तो ये पूरे स्टेजेस कवर करने में कुछ महीने तो लग ही जाते हैं। और फिर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स देखना भी जरूरी है कि तुरंत तो शायद कुछ ना हो, लेकिन 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है शरीर में, ये देखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए वक्त लगता है। सही बात है, क्योंकि जल्दबाजी में किसी वैक्सीन या दवा को लॉन्च करना या लोगों में बांटना और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स को ठीक से स्टडी ना करना, ठीक से उसको ना समझने में ज्यादा नुकसान है। और इसी वैक्सीन से एक और सवाल है कि रिकवरी और इम्यूनिटी, ये भी कई बार चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं कि संक्रमण के बाद की रिकवरी और इम्यूनिटी एक ही चीज नहीं है, 2 अलग अलग चीजें हैं। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगी? हाँ, तो रिकवरी एक होती है कि जब वो मतलब वो लक्षण कम दिखाई देने लगते हैं, और जब दोबारा टेस्टिंग होती है, जैसे कोविड-19 में हम देख रहे हैं कि मरीजों की 2-3 4-5 दिन बाद या 10 दिन बाद जब लक्षण कम हो जाए तो दोबारा या तीसरे बार टेस्टिंग होती है। तो जब टेस्ट में पाया जाता है कि नेगेटिव रिजल्ट है, यानी कि वायरस अब नहीं है शरीर में, तब वो कहा जाता है कि वो रिकवर हो गया है। अक्सर ये पाया गया है कि जो लोग रिकवर हुए हैं उनमें एंटीबॉडीज बनी हैं, काफी हद तक उनमें एंटीबॉडीज बनी हुई है, और वो उस मरीज का रक्षण कर सकती है। तो जैसे मैंने सबसे पहले कहा था कि अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसके खिलाफ अगर एंटीबॉडीज बने और उनमें अगर उस तरह की याददाश्त हो, तो ये जाहिर सी बात है कि वो उसको इम्यूनाइज रख सकते हैं, यानी कि संरक्षित रख सकते हैं। तो ये यहाँ पे है। और जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ बंदरों पे प्रयोग करके देखा था कि उनको कोरोना वायरस से जब वो ठीक हुए, यानी कि रिकवर हुए, उसके बाद उन्होंने दोबारा इन्फेक्ट करने की कोशिश की, तो उन बंदरों में इन्फेक्शन नहीं हुआ, यानी कि वो इम्यून हुए हैं। अब ये इम्यूनिटी कितनी लंबी चलेगी ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा, इसके ऊपर भी अनुसंधान जारी है। राइट। और एक मिनट में एक और सवाल आपसे अभी इसी टॉपिक पे पूछ लेती हूँ कि कुछ हुआ है, कुछ बायोलॉजी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं जिसमें ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया कि लोगों को कि उसमें कोरोना वायरस का मेंशन है ऑलरेडी, मतलब लोगों को पहले से पता था कोरोना वायरस के बारे में, और ये नई चीज नहीं है। क्या ये सच है या ये सिर्फ एक होक्स है, एक मिथ्या है? मेरे ख्याल से रोहिणी का फिर से कनेक्शन थोड़ा खराब है। शुभजीत, क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप सवाल फिर से पूछेंगे जरा? हाँ, तो बात ये है कि कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे कि बायोलॉजी टेक्स्ट बुक्स, स्कूल टेक्स्ट बुक्स में कोरोना वायरस के बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है या लोग लिख चुके हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि हमें पहले से कोरोना वायरस के बारे में पता था, या ये कोई नई चीज है?
तो कोरोना वायरस के बारे में हमें बहुत पहले से पता है, क्योंकि कोरोना वायरस से हमें नहीं, बहुत सारे जीवों में पाया जाता है। जैसे कि रोहिणी ने पहले भी बताया है कि बैट्स में, चमगादड़ में ये पाया जाता है। इसी तरह कोरोना वायरस बहुत सारे स्पीशीज है, जैसे पैंगोलिन करके एक स्पीशीज है, सिवेट्स, फिर छोटे छोटे जीव, छोटे छोटे जीव जो बहुत सारे हैं जहाँ पे ये कोरोना वायरस काफी हद तक पाया जाता है। लेकिन हर कोरोना वायरस एक जीव से दूसरे जीव में जंप, मतलब इन्फेक्ट नहीं करता, यूजुअली इन्फेक्ट नहीं करता। तो उसके वजह से हमें ये इसे जो कहते हैं, इसे जूनोटिक डिजीज इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी कभी ये बैरियर पास कर लेती है, ये जंप कर लेती है एनिमल से ह्यूमंस तक। तो इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, हमेशा दूसरे कोरोना वायरसेस के बारे में भी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि कब कौन सा जंप कहाँ होगा, कैसे होगा, ये कोई अभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, कोई अभी पहले से बता नहीं पाता है। तो जब हम दूसरे स्पीशीज में कोरोना वायरस के बारे में जानेंगे, तभी जाकर हम आगे चल के शायद ये बता सकेंगे कि कहाँ से क्यों कोरोना वायरस एनिमल्स से जंप होकर हमारे में आ रहे हैं। राइट, थैंक यू शुभजीत। रोहिणी सॉरी, आप चली गई तो मैंने शुभजीत से ये सवाल का जवाब ले लिया। मैं हमारे सुनने वालों से कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो अपने सवाल आप यहाँ जूम चैट पर टाइप कर सकते हैं और मैं इन्हें हमारे एक्सपर्ट्स तक पहुंचाऊंगी। और अगर सवाल नहीं है तो जो फेसबुक पे सवाल आए हैं मैं उन्हें ही पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर आपको जो हम बातचीत कर रहे हैं उससे आपको कुछ उससे उस पर आधारित या उससे संबंधित कोई सवाल है तो प्लीज यहाँ पूछिए। और हमारे पास अभी 1 घंटा और है तो हम अपने एक्सपर्ट से हम अपने विशेषज्ञों से इसका जवाब ले पाएंगे। एक और, हालांकि हर सरकार, दुनिया की हर सरकार ने और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने भी बताया है कि हमें इस बीमारी से बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वगैरह। पर रोहिणी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि कई बार ये होता है कि हमें नहीं पर हमारे आसपास किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए। तो कई बार क्योंकि डर है या क्योंकि हमें पता नहीं है तो थोड़ा सा इग्नोरेंस भी है, तो क्या ये हो सकता है कि हम कई बार थोड़ा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हालांकि ये बिल्कुल वैज्ञानिक सवाल नहीं है, ये थोड़ा सामाजिक सवाल है, लेकिन जब हमारे आसपास जैसे बिल्डिंग में या सोसाइटी में किसी को ये इन्फेक्शन हो जाए, तो क्या हम उससे तो हमें हमारा रवैया क्या होना चाहिए, हमारा इस पे पर्सपेक्टिव, हमारे इस पे आउटलुक क्या होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? रोहिणी मेरे ख्याल से नहीं है। शुभजीत, क्या आप बता पाएंगे? पूजा, मैं फोन से जुड़ रही हूँ। ओके, हाय, सॉरी। क्या मैं दिख रही हूँ? ओके, क्या आप सवाल दोहरा सकते हैं? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये थोड़ा सा सामाजिक सवाल है, बिल्कुल वैज्ञानिक सवाल नहीं है कि क्योंकि हमें कोरोना वायरस के बारे में इतना पता नहीं है या हमारी जानकारी अभी थोड़ी सी लिमिटेड है। कई बार होता ही है कि और ये न्यूज में सुनने में आता है कि हमारी बिल्डिंग में या घर की सोसाइटी में किसी को कोई कोविड-19 पॉजिटिव आया है, तो लोग कई बार डर के मारे या गुस्से के मारे काफी रिएक्ट कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी क्या सलाह होगी? मतलब हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें किस तरह से मतलब क्या सावधानी लेनी चाहिए, हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, कुछ बताएंगी? तो पहले तो अभी गाइडलाइंस जो है वो काफी हेलो, हाँ कहिए। जो गाइडलाइंस है आई थिंक हाँ रोहिणी, आपका आवाज थोड़ी कट रही है।
शुभजीत, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। शुभजीत, क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? तो जैसे रोहिणी कहने जा रही थी कि हमारे सरकार ने हमें गाइडलाइंस दी है कि अगर कोई संक्रमित हो पहले तो उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए दूसरों के साथ कि कौन संक्रमित है, किसका नाम, क्या नाम है उसका, कहाँ से संक्रमित हुआ, ये सब उसके बारे में चर्चा ऑफिशियली ऐसे मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे करना अनिवार्य है। तो ये एक्चुअली लीगली हमारे अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि ये हम पे केस हो सकता है अगर हम दूसरे किसी के बारे में ऐसे फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या किसी का नाम लेकर दूसरों को बताएं कि इन साहब को कोरोना वायरस हुआ है या इनके फैमिली में कोरोना वायरस हुआ है। तो इसीलिए पहली बात तो हमें ये सरकार की राय माननी चाहिए कि हमें इस बारे में अगवा या भय फैलाना, मीडिया के थ्रू भय या अगवा फैलाना नहीं चाहिए। दूसरी बात तो ये है कि जैसे रोहिणी ने पहले बता चुकी हैं कि ये बीमारी छूने से नहीं फैलती, ये बीमारी दूर दूर तक नहीं फैलती हवा से। तो सिर्फ जो आसपास के लोग हैं, जो जैसे मेरे घर में शायद किसी को कोरोना वायरस, किसी को पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके आसपास की जगह जो है, जो 6 फीट की दूरी या 8 फीट की दूरी तक जो जगह है जहाँ पे वो रह रहे हैं, उसके आसपास ही वो कोरोना वायरस ज्यादातर पाया जाता है। हवा से एक घर से दूसरे घर में जाना या एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में जाना, ये अभी तक पाया नहीं गया है। तो ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसे स्टडीज हो चुके हैं जहां पे कोरोना वायरस पेशेंट्स थे हॉस्पिटल में, और उसी हॉस्पिटल के हवा में उन्होंने जांच की कि कोरोना वायरस पाया जा रहा है या नहीं, और उन्होंने देखा है कि उसी हॉस्पिटल के रूम के बाहर वो कोरोना वायरस नहीं पाया जाता, या वार्ड में या हॉस्पिटल वेटिंग रूम में कहीं पे भी हवा के थ्रू ये कोरोना वायरस वहां पे नहीं पाया गया था। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे नेबर में अगर किसी को हमारे आस पड़ोस में किसी को अगर कोरोना वायरस हो जाए तो उससे हमें डायरेक्टली डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि इससे डरना नहीं चाहिए। कुछ सावधानियां हमने बरती हैं तो ये इतना भयानक, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। श्रीपत ने एक सवाल पूछा है कि क्या इंडिया में 2 तरह की कोविड हैं, 2 तरह के कोरोना वायरस है? रोहिणी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। तो थैंक यू। तो एक ही स्टडी अभी तक ऐसा हुआ है जहां उन्होंने पता लगाने की कोशिश की है कि ये कितने स्ट्रेन, ये कौन सा स्ट्रेन है। तो अभी तक तो ऐसा उनका ऐसा कहना है या उनका दावा है कि ये कोई नया स्ट्रेन भारत में आया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ठोस सबूत होना विज्ञान में बहुत जरूरी होता है। तो अभी ये हमें पता नहीं है कि ये और कितने हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 10 है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत म्यूटेट हो रहा है, तो बहुत सारे स्ट्रेन्स बन रहे हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि म्यूटेशन की वजह से जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए वायरस में। जरूरी नहीं कि वो पूरा एक कंप्लीटली नया स्ट्रेन ही बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। म्यूटेशंस होते रहते हैं, तो कभी कभी बहुत ही मामूली से होते हैं, कभी कभी वो शायद बड़े हो सकते हैं। लेकिन अभी जो हालात है, उससे ये कहना मुश्किल है कि कितने अलग अलग स्ट्रेन दुनिया में है, उसमें से कौन सा भारत में है। तो अभी इसके ऊपर अनुसंधान जारी है, हमें फिर भी मतलब वेट करना होगा। एक और ऐसा स्टडी में पाया गया था, किसी ने कुछ दिनों पहले ही बताया था कि किसी देश में एक पूरा रीजन, उस जीन का, कोरोना वायरस जीन का जा चुका है, डिलीट हो गया है। तो हो सकता है वो वायरस अब कमजोर हुआ हो, लेकिन 1-2 ऐसे ही स्टडीज लेके हम कुछ ठोस नहीं कह सकते। ये है, तो जब तक बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे ये स्टडी नहीं हो जाती, तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे इसके बारे में। राइट, तो अभी कहना मुश्किल है कि भारत में 1 तरह के या 2 तरह के या कई तरह के वायरस हैं ये, और या दुनिया में, पूरी दुनिया में कितने म्यूटेशंस हैं ये कहना भी मुश्किल है। हाँ, राइट।
एक और सवाल संध्या जी ने पूछा है कि HCQ नामक जो कंपाउंड है उसके बारे में कई लोग कह रहे हैं कि वो एक इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर है, वो लेने से आपको कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके बारे में वैज्ञानिकों की क्या राय है? देखिए, पहले तो HCQ जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये प्रिवेंटिव ना होके ये ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब ये ट्रीटमेंट, ये पहले जब ये HCQ बना है, ये मलेरिया के खिलाफ बना है। मलेरिया की ये ट्रीटमेंट कराता है HCQ, और ये मान्यता प्राप्त है मलेरिया के लिए। लेकिन जब मर्स को भी या सार्स को भी जो महामारी हुई थी 2003 में और 2012 में, तो ऐसा पाया गया कि HCQ कुछ हद तक इसे मतलब ट्रीट कर रहा है उन बीमारियों को। और क्योंकि नोवेल कोरोना वायरस इन सार्स कोवी और मर्स कोवी का करीबी रिश्तेदार है, तो लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है वो नोवेल कोरोना वायरस को भी नाकाम करता हो। अब यहाँ बात ये है कि प्रयोगशाला में ये लोगों के पास इसका सबूत है कि प्रयोगशाला में जो सेल्स होते हैं, ह्यूमन सेल्स, उसके ऊपर ये काफी प्रभावशाली रहा है। HCQ ने नोवेल कोरोना वायरस को नाकाम किया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रयोगशाला में जो जैसा ये ड्रग का बिहेवियर होता है, वैसा ही मानवीय शरीर में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो लैब में ये इसके लिए हमारे पास एविडेंस है। कुछ बहुत ही कम लोगों ने ह्यूमन ट्रायल्स भी किए हैं, यानी कि मानवीय शरीर में भी ये ड्रग देके देखा है कि मरीजों में वो ठीक होते हैं या नहीं, या क्या होता है। अब ये उन्होंने बहुत कम लोगों पे ट्राई किया है, यानी कि 22 लोगों पे या 16 लोगों पे, जो कि काफी नहीं है, और बड़े पैमाने पे करना होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि HCQ यानी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के जो दुष्परिणाम है वो बहुत ज्यादा है, और वो जाने माने दुष्परिणाम है, यानी कि हृदय की गति बढ़ जाती है या किडनी पे असर होता है। तो रिस्क बेनिफिट जिसे हम कहते हैं, यानी कि किसी दवाई की रिस्क कम हो और बेनिफिट ज्यादा, तो ये रिस्क बेनिफिट एनालिसिस HCQ के मामले में हुआ नहीं है। FDA ने इसको मान्यता दी है कोविड-19 के लिए, क्योंकि बहुत इमरजेंसी आ गई थी, और उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ कुछ कम एविडेंस के बेसिस पे ही, कम सबूत होने के बावजूद भी हम इसको मान्यता दे रहे हैं। लेकिन ये केवल डॉक्टर के देख रेख के अंदर ही आपको लेना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं, और बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई है। लेकिन अभी कुछ स्टडीज में जैसे पाया गया है कि HCQ के साइड इफेक्ट्स बहुत तीव्र किस्म के हुए हैं, तो ये कुछ लोगों को बंद करनी पड़ी स्टडी, जहाँ पे वो HCQ देके लोगों को ठीक करा रहे हैं। तो इसलिए कहना ये अभी ये कहना मुश्किल होगा जब तक बड़े पैमाने पे क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते हैं कि HCQ वाकई में काम कर रहा है, असरदार है या नहीं। राइट। एक सवाल आया है कि ये वायरस क्योंकि छूने सरफेसेस, इन्फेक्टेड सरफेसेस जिन पे वायरस ऑलरेडी है, उन्हें छूने से फैलता है और फिर अपने मुंह को छूने से फैलता है, तो क्या ये कपड़ों पर और सब्जियों पर रहता है, और अगर रहता है तो कितने समय तक रहता है? हाँ, तो ये सवाल नेहा ने पूछा है जूम पर। हाँ। ओके, थैंक यू नेहा। तो ऐसा है कि किसी भी सतह पर ये वायरस कितने देर मतलब इन्फेक्शियस रहता है, इसके ऊपर भी स्टडी हुई है, और उन्होंने पाया है कि प्लास्टिक के ऊपर लगभग 22 घंटे, स्टील के ऊपर कुछ 18 घंटे, कार्डबोर्ड के ऊपर भी कुछ 11 घंटे के आसपास, और कपड़ों पे 2 दिन तक ये वायरस इन्फेक्टिव रहता है। तो लोग इसलिए डरे हुए कि हम किस किस चीज को साफ करें, क्योंकि हम प्लास्टिक तो धो सकते हैं, स्टील धो सकते हैं, लेकिन कार्डबोर्ड को, सब्जियों को, दूध के पैकेट को हम कैसे कैसे साफ करें? तो ये सवाल बहुत लोगों के मन में है। तो यहाँ ये जानना जरूरी है कि आप उस चीज को छुए, और उसके बाद आप उस चीज को अपने चेहरे से छुए, उन्हीं हाथों से, तो वो वायरस आप में आ सकता है। तो इससे बचने के लिए आप सब्जियां ठीक से धो, आप प्लास्टिक अगर है तो ठीक है, अगर नहीं धोया तो भी ठीक है, लेकिन हाथों को बहुत साफ रखना जरूरी है। चाहे आप जिस भी चीज को छुओ, जिस भी सतह को छुओ, आपको अपने हाथों को साफ रखना है और बार बार छूना नहीं है। अगर ये 2 काम भी ठीक से हो जाए तो भी काफी हद तक हम संक्रमण को रोक सकते हैं। राइट। रोहिणी, एक सवाल ये भी है कि हमने जब आज का ये सेशन, आज का ये सत्र शुरू किया था, तो मैंने आपसे पूछा था कि क्या चमगादड़ों से, मच्छरों से, मक्खियों से
चूहों से हमें संक्रमण, मनुष्य को संक्रमण हो सकता है कि नहीं। अब एक सवाल है कि क्या हमसे उन्हें संक्रमण हो सकता है? क्या हमसे हमारे जो जैसे पेट्स हैं, पालतू जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं या गाय, घोड़े, क्या इन्हें ट्रांसमिशन हो सकता है? ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन क्या पॉसिबल है? देखो, अभी तक जो भी जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से तो ये जो ज़ूनोटिक इन्फेक्शन जिसे कहा जाता है, यानी कि जानवरों से इंसानों में आते हैं कुछ विषाणु या ऐसे कुछ बीमारियां फैलती है। तो अभी तक मेरे जहाँ हमारी जानकारी है कि ये जानवरों से इंसान में आने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे कई ज्यादा उदाहरण भी है, जैसे कि मर्स कोविड-12 जो ऊंट से आया था इंसान में, या स्वाइन फ्लू जो सुअर से आया था, या बर्ड फ्लू जो पंछियों से आया था। तो ये जो विषाणु होते हैं ये उन जानवरों के लिए इतने नुकसानकारक नहीं होते, लेकिन कुछ म्यूटेशंस होने के कारण वो हमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो बीमारियां फैला सकते हैं। तो ये बात यहाँ है। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि हमें वन्य जीव जो है उनका संरक्षण करना है, यानी वाइल्ड लाइफ को हम जितना नुकसान पहुंचाएंगे उतना हमारा संपर्क ऐसे जानवरों से बढ़ता जाएगा और ऐसे विषाणु की रिस्क भी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा जो संपर्क है ये जितना हम कम करेंगे या हम जितना हमारे आसपास साफ सफाई रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। राइट, ये बात कई वैज्ञानिकों ने बार बार दोहराई है कि हम जितना अपने पर्यावरण को, अपने जंगलों को बचा के रखेंगे उतना इन ऐसी बीमारियों का बार बार होना कम होगा। तो ये तो एक इंटरनेशनल लेवल प्रॉब्लम है और क्लाइमेट चेंज की वजह भी है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी ये सब हो रहा है। और हम इतना जंगलों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं, तो माना जाता है कि इससे ऐसे 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 वायरस, ऐसे जीवाणु बार बार फैलेंगे। हाँ। सरिता जी ने पूछा है कि क्या छोटे बच्चों को ये संक्रमण, कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है? तो ऐसा है कि छोटे बच्चों में इसके संक्रमण का चांस कम है तुलना में बुजुर्गों के और 40 से 60 के बीच में जो लोग हैं उनके। लेकिन बच्चों में संक्रमण होता है। कुछ केसेस में बच्चों को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है। इसलिए ये जानना, मतलब ये मानना जाना जरूरी है कि बच्चों में भी ये संक्रमण है। ऐसा नहीं है कि बच्चे इससे सुरक्षित है। तो बच्चों की भी हमें उतनी ही केयर लेनी होगी, उतना ही ख्याल रखना होगा कि उनमें संक्रमण ना हो। उनमें भी होता है संक्रमण। राइट। तो खाने खाने पीने का खैर सबकी अभी काफी चर्चा हो रही है। तो एक सवाल है कि क्या रॉ सैलेड या पका हुआ जो खाना नहीं है, सब्जी फल है, क्या उसे खाने से हमारे इसका रिस्क बढ़ जाता है? क्या उसे खाने से इन्फेक्शन हो सकता है? तो जहाँ तक की बात है पके हुए खाने की, तो जब हम खाना पकाते हैं तो तापमान उस खाने का कई ज्यादा बढ़ जाता है। और उतने ज्यादा, मतलब हम सब्जियां उबाल के या दाल वगैरह, दाल चावल उबालते हैं, रोटियां भी सेकते हैं, जो कि हमारे भारतीय खाने में आता है। तो उतना जो तापमान है उससे डेफिनेटली वायरस मर ही जाता है। कोई भी वायरस, चाहे वो कोरोना वायरस क्यों ना हो, ये मर जाते हैं। बात आती है जहाँ कच्चा खाने की, तो अगर हम अच्छे से धोए बाहर से सब्जियों को और फलों को, ठीक तरह से धोए और उसके बाद अपने हाथों को भी धोए, तो ये संक्रमण बढ़े इससे रोका जा सकता है। वैसे कोई उसमें, या अगर हम बाहर से उसको साफ करें, छीलना, जैसे हम कुछ फलों को छीलना होता है, तो ये सब अगर हम ठीक से करेंगे तो संक्रमण नहीं होगा। राइट। एक सवाल है कि क्या प्रेग्नेंट औरतों को कुछ खास, गर्भवती औरतों को इस समय कुछ खास ध्यान रखना चाहिए, कुछ खास सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानी तो हम में से सबको रखनी पड़ेगी, लेकिन खास करके अगर कोई गर्भवती महिला है तो उन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। तो जैसे कि गाइडलाइंस हमारी है, WHO ने भी दी है कि मतलब आपको मास्क पहनना है या हाथों को स्वच्छ रखना है, साफ सफाई आसपास रखनी है, ज्यादा छूना नहीं है हाथों से चेहरे को, ये तो है। और मतलब जैसे कि गाइडलाइंस दी है WHO ने, तो उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। यहाँ जरूरी है कि घबराना नहीं है
किसी भी हालत में, क्योंकि जितना ये कोविड-19 से जितना नुकसान होता है घबराहट से और ज़्यादा खास करके गर्भवती महिलाओं में नुकसान हो सकता है। तो वैसा कुछ नहीं करना है, सेहत का ख्याल रखना है और ठीक से खाना-पीना रखना है। एक और सवाल है कि क्या, और ये हमने पहले शुरुआत में थोड़ी इसके बारे में बात की है, लेकिन क्या मॉनसून बारिश के शुरू होने से कोरोना वायरस का फैलाव या कोविड-19 का इन्फेक्शन, क्या ये इसके बढ़ने के चांसेस, क्या अनुमान है कि ये बढ़ेगा, या क्या बारिश की वजह से बारिश के मौसम की वजह से इस पर क्या असर होगा? अगेन ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि क्या होगा, क्योंकि अनुमान की बात आ गई यहाँ पे। तो डॉक्टरों का तो ये कहना है कि मुश्किल होगा, क्योंकि उस वक्त बारिश में हमारे यहाँ भारत में खास करके फ्लू यानी कि सर्दी जुकाम के केसेस भी आते हैं। तो लोग काफी हद तक कंफ्यूज हो जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या है, कोरोना वायरस है या मामूली सर्दी जुकाम है। तो ये शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकती है बात। इसलिए भी ये कहा गया है कि अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना निकलो, ताकि हम जितना ज्यादा हो सके हम अपने आप को किसी भी तरह के बीमारी से बचा सके। तो मुझे अगर पूछा जाए तो मैं कहूंगी कि कहना मुश्किल है क्या होगा। अगेन यहाँ ये भी बात आती है कि बारिश में ऐसे ही हम घर से बाहर कम निकलते हैं, खास करके जब मुंबई जैसी जगह जहाँ पे मतलब फ्लडिंग हो जाती है तो हम ज्यादा नहीं निकलते। तो ये कहना बहुत मुश्किल है इस घड़ी पे कि क्या होगा बारिश में। और दूसरी बात यह है कि बारिश में बाकी बीमारियां भी होती है, जैसे कि डेंगू और मलेरिया। तो उनके भी केसेस काफी होते हैं उस समय। तो ऐसी घबराहट थोड़ी बढ़ जाती है, इसलिए भी शायद ज्यादा कॉम्प्लिकेट मुझे लगता है कि हो सकता है। और अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा। राइट। एक सवाल ये भी है कि एक बार अगर किसी को कोविड-19 का इन्फेक्शन हो जाए, एक बार वो संक्रमित हो जाए और फिर वो ठीक हो जाए, तो क्या वो फिर से संक्रमित हो सकते हैं, या ठीक होने के बाद क्या वो दूसरे लोगों में कोविड-19 फैला सकते हैं? हाँ, तो पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगी। जब भी ठीक हो जाते हैं तो उनका ये है कि टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है। तो उस वक्त वो ये जो हमारा टेस्ट है ये काफी सेंसिटिव है, आरटीपीसीआर वाला जो अभी चल रहा है, और वायरस को डिटेक्ट कर लेता है अगर होगा तो। तो जब छुट्टी मिल जाती है तो वो इन्फेक्शन जो वायरस जा चुका नाकाम हो चुका होता है और शरीर में एंटीबॉडीज होती है। तो उस वक्त वो किसी को ट्रांसमिट करना कम संभव है, यानी लेस लाइकली है। अब रही बात दोबारा संक्रमण की, तो जैसे मैंने कहा कि पहली बार संक्रमण होने के बाद कुछ दिनों में एंटीबॉडीज बन जाती है, तो वो एंटीबॉडीज किसी तरह उस वायरस को नाकाम करती है। तो ऐसा है कि ये भी दोबारा संक्रमण होना भी इसकी संभावना कम है। लेकिन कभी-कभी ऐसे जैसे न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ लोग दोबारा से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ भी वजह हो सकती है। या तो पहली टेस्ट जो थी उनकी वो नेगेटिव आई थी, उसके बाद हेलो? हाँ, रोहिणी, आपका वीडियो फ्रोजन है, लेकिन मैं आपको सुन पा रही हूँ। हेलो? हेलो, रोहिणी। रोहिणी, आपका वीडियो फ्रोजन है। मेरे ख्याल से रोहिणी का कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। शुभजीत, मैं आपसे कहूंगी कि आप रोहिणी का आंसर कंटिन्यू। रोहिणी आ गई, सॉरी। रोहिणी, एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ, सॉरी, आप बीच में आंसर अटक गया। हाँ, सॉरी माफ करना। तो जैसे मैंने कहा कि एंटीबॉडी अगर शरीर में आ जाती है तो संभावना कम है कि उसे दोबारा संक्रमण हो। लेकिन अभी खबरें आ रही है कि लोग दोबारा से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं कुछ जगहों पे। तो हो सकता है कि जब उनकी टेस्ट हुई थी तो दो तरह होता है यहाँ की, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। तो हो सकता है जब टेस्ट हुई थी तो वो शायद गलती से पॉजिटिव निकले, वो पॉजिटिव थे नहीं और फिर उनमें संक्रमण हो गया। या हो सकता है जब उनकी छुट्टी हुई तो वो फॉल्स नेगेटिव थे, यानी कि नेगेटिव असली में नहीं थे मगर दिख गए नेगेटिव। ये भी ऐसा कोई चांस हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा था कि बंदरों में इसकी जांच की गई है और दोबारा बंदरों में संक्रमण करके देखा गया है। तो बंदरों में तो दोबारा संक्रमण नहीं होता है, लेकिन इंसानों में ये कितने दिनों तक एंटीबॉडी
रोकती है संक्रमण से, ये अभी हमें देखना पड़ेगा, इसकी जांच करनी पड़ेगी। और इसी से जुड़ा एक सवाल आया है कि सीपी थेरेपी नाम की एक थेरेपी का कई लोगों ने इसके बारे में कहा है, और तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? हाँ। ये क्या मतलब, ये क्या होता है और ये कैसे ये शरीर में क्या करता है? हाँ, तो फिर मैं पहले कुछ सवालों की तरफ जाना चाहूंगी। जब हमने एंटीबॉडीज की बात की थी, तो जिस इंसान में संक्रमण होता है और वो ठीक हो जाते हैं, तो उनमें एंटीबॉडीज बन जाती है उस विषाणु के खिलाफ, तो यहाँ पे कोविड-19 के खिलाफ, और वो एंटीबॉडीज विषाणु को नाकाम करती है। अब कुछ केसेस में ऐसा है कि वो लोगों को बहुत ज्यादा सीवियर यानी कि बहुत तीव्र किस्म के लक्षण पाए जाते हैं, तो उनमें एंटीबॉडीज उतनी शायद बनी नहीं होती है जो उसको ठीक करे, या बहुत ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ होता है। ऐसे केसेस में जो ठीक हुए हैं लोग, उनमें से उनके खून से ये एंटीबॉडीज को अलग किया जाता है, और जो मरीज जिनको जरूरत है उनको दी जाती है। तो ये एंटीबॉडीज अगर काबिलियत रखती है इस विषाणु को नाकाम करने की, तो वो एक हद तक उस मरीज को बचा सकती है। लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये जो एंटीबॉडीज हमने ट्रांसफर की है, ये उस मरीज के खुद के सेल्स की बनी हुई नहीं है, ये दूसरे जो ठीक हुए हैं उनसे आई हुई है। राइट। रोहिणी, आप सुन पा रही हैं? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। एक हाँ, एक और सवाल है कि क्या फिलहाल जो वैज्ञानिक प्रमाण है या सबूत हैं, उसके बेसिस पर क्या हम कह सकते हैं कि होम टेस्टिंग किट्स पॉसिबल होंगे या नहीं? अभी बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इसमें लगे हुए हैं कि टेस्टिंग जो है वो जल्द से जल्द हो जाए और कम से कम खर्च में हो। तो इसके ऊपर अभी काम बड़े पैमाने पे जारी है, और जब तक कि उतना टेस्टिंग होता नहीं है, वैलिडेशन होता नहीं है, हमें पता नहीं चलता है कि फॉल्स पॉजिटिव्स कितने आते हैं, फॉल्स नेगेटिव्स ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये कम से कम होने चाहिए। तो जब ये हमें नहीं पता चलता है कि ये काफी सेंसिटिव है, लाइक अराउंड 99% सेंसिटिव है, या कितने परसेंट सेंसिटिव है, कितने परसेंट एक्यूरेट है, कितने परसेंट वो सही रिजल्ट दे रहा है, तब तक ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा और हम तक नहीं आएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि इसके ऊपर अभी बहुत सारा काम जारी है, और शायद कुछ दिनों में आ भी सकता है, ताकि टेस्टिंग बढ़ जाए और जितने ज्यादा लोग टेस्ट हो सके हो पाए। राइट। हमने इस बारे में पहले भी बात की थी जब हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में बात की थी। एक और सवाल है कि क्या फ्लू शॉट जो है, जो फ्लू के अगेंस्ट वैक्सीन है, टीका है, क्या उससे नोवेल कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है? नहीं, ऐसा तो कोई सबूत नहीं है हमारे पास, और ये थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि फ्लू एक अलग ही वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, और ये नोवेल कोरोना वायरस है। तो लक्षण भले ही दोनों वायरसेस के एक जैसे हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग है, वो वायरस ही पूरे अलग है। तो ये होना मेरे ख्याल से मतलब मुश्किल है, ऐसा शायद नहीं, और ऐसा कोई स्टडी भी हमारी जानकारी में नहीं है। तो मतलब ये तो हम अभी मान के चल सकते हैं कि जो फ्लू शॉट्स हैं वो हमें नोवेल कोरोना वायरस से तो नहीं बचा पाएंगे। एक सवाल ये भी आ रहा है कि अब भारत की कई प्रदेशों में कई जगह पर लॉकडाउन को ईज किया जा रहा है। तो पहला सवाल ये है कि लॉकडाउन से इस बीमारी के फैलाव को रोकने में या कम करने में कितना योगदान था, और दूसरा सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन को हम ईज कर देंगे या उतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा मूवमेंट पे, लोग यहाँ वहां जा पाएंगे, तो क्या इससे बीमारी बढ़ेगी? तो पहले सवाल का मैं जवाब दूंगी कि क्या लॉकडाउन का असर हो रहा है। देखिए, लॉकडाउन की ये एक जरूरी कदम था, और ऐसा पाया गया है अगेन साइंटिफिकली कि जिस जगह पे बहुत कड़ा लॉकडाउन हुआ और लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिया, उन जगहों पे नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं, फैलाव काफी हद तक रुका हुआ है या काबू में आ गया है। इसलिए लॉकडाउन का होना जरूरी भी है।
अभी हमारे देश में जहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फिजिकल आइसोलेशन का जो पॉसिबिलिटी है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी घर कुछ कुछ घर बहुत पास पास में हैं, कुछ कुछ घर छोटे हैं जहाँ की काफी सारे लोग रहते हैं। तो ऐसी जगह पे फिजिकल आइसोलेशन बहुत मुश्किल है। तो लॉकडाउन ये तय करता है कि लोगों का जो संपर्क है एक दूसरे के साथ वो कम से कम हो। और साइंटिफिकली ये दिखाया गया है कि लॉकडाउन से या आइसोलेशन से असर होता है। हालांकि लॉकडाउन केवल लॉकडाउन काफी नहीं है, टेस्टिंग भी करना होता है, ट्रेसिंग भी करना होता है, लेकिन लॉकडाउन ऑन इट्स ओन भी एक काफी अच्छा काबू में पाने के लिए एक अच्छा तरीका है शुरुआत में। अब ये है कि अगर हम लॉकडाउन में नहीं होते तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि हमारा जो आंकड़ा है जो अभी 70,000 के आसपास है वो कई लाखों में पहुंचा हुआ होता, जो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ा करता। हमारी जो स्वास्थ्य सेवा है वो पूरी प्रेशर में आ जाती, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिलते या डॉक्टर्स नर्सेस का भी वो उतने नहीं हमारी मदद कर पाते। तो ये दिन ना देखना पड़े इसलिए हम लॉकडाउन में गए, और अच्छा हुआ कि जल्दी गए तो काफी काबू में आया है कुछ कुछ जगहों पे। और दूसरा सवाल फिर से दोहराएंगे, मैं भूल गई। दूसरा सवाल ये था कि अब जब लॉकडाउन ईज होगा तो क्या संक्रमण बढ़ेगा, क्या नंबर्स बढ़ेंगे? हाँ, तो अगेन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जब लॉकडाउन खुलता है तो जाहिर है कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लोग बाहर जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत नेचुरल सी बात है। तो कुछ लोगों का अनुमान है कि हाँ केसेस बढ़ेंगे, लेकिन अगर हम जिम्मेदारी लेके फिजिकल आइसोलेशन, मास्क पहनना, बार बार छूना नहीं चेहरे से या हाथों को साफ रखना ये पालेंगे, या जरूरत ना होते हुए घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये जो लोग सेकेंड वेव की बात करते हैं या दोबारा संक्रमण की फैलाव की बात करते हैं, ये नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, लेकिन ये हमारे बस में है, हम ये कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी। 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम का जो एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आया था, 100 साल तकरीबन 100 साल पहले, उस समय भी लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन जब खुला तो लोगों ने जश्न मनाया, लोग बहुत खुश हो गए और जुलूस निकाले और एक दूसरे से मिले। तो नतीजा ये हुआ कि एक और लहर आई स्पेनिश फ्लू की, और वो ज्यादा खतरनाक थी, उसमें कई ज्यादा जाने गई। तो अगर हमने इतिहास से ये नहीं सीखा तो हमने क्या सीखा कि लॉकडाउन का खुलना का मतलब ये नहीं है कि बीमारी खत्म हो गई है। जोखिम तब भी है, रिस्क तब भी है, हमें सावधान रहना है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्री मैच्योरली खुश हो गए आप। जब तक सही वजह नहीं है उससे पहले ही जश्न मना लिया तो ये हमारे लिए ही हानिकारक है। एक सवाल ये है कि कुछ लोग, हमने अभी तक देखा है कि कुछ लोग बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई लक्षण बीमारी के नहीं दिखाई देते हैं, और कुछ लोगों में बहुत ही सीवियर लक्षण दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इतना वेरिएशन या इतना वेरिएबिलिटी क्यों है लक्षण दिखने में? तो इसके लिए भी अलग-अलग वजह हो सकती है। कुछ बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उनका जो एज है या उनका जो वो छोटे हैं, बच्चे हैं या 40 से 60 के बीच है या बुजुर्ग है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो ऐसा होता है कि बच्चों में इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है या युवाओं में, और मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इम्यूनिटी यानी मैं ओवरऑल इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, किसी स्पेसिफिक इम्यूनिटी की नहीं। और बुजुर्गों में जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा कमजोर होता है कंपैरेटिवली, तुलना में। तो होता यह है कि कुछ लोगों में जो शरीर की इनेट इम्यूनिटी है, उसके बाद जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडीज पैदा करती है, वो काफी हद तक सफल हो जाती है इस वायरस को रोकने में या इस वायरस को नाकाम करने में। लेकिन बुजुर्गों में क्या होता है, या जिन्हें ऑलरेडी कोई और बीमारी हो, जैसे कि हृदय की बीमारी या मधुमेह या किडनी की कोई बीमारी, उनमें ये होता है कि इम्यून सिस्टम पहले ही थोड़ा सा वीक होने के कारण वो जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो जाता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि उस वायरस को नाकाम करना है। तो किसी भी तरह उस वायरस को नाकाम करने के लिए वो जरूरत से ज्यादा कुछ साइटोकाइंस यानी कि जरूरत से ज्यादा एक्टिविटी दिखाता है, और उसका जो परिणाम है वो हमारे मतलब वो उनके हृदय पे या फेफड़ों पे या लिवर पे या किडनी पे होता है। तो उन उन लोगों में उसके लक्षण तीव्र किस्म के दिखाई देते हैं। ऐसा ये एक मेजर सबसे महत्वपूर्ण कारण ये हो सकता है इसका।
तो एक ही है, और किसी की ओवरऑल किसी की एडाप्टिव इम्यूनिटी कैसी है, वो कैसा उसको रिस्पॉन्स दे रही है, ऐसे कई ज्यादा फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। ये आपने भी एक टर्म यूज किया, अडेप्टिव इम्यूनिटी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, तो अडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब जो वायरस को शरीर में अंदर जाने के बाद बीमारी जब वो फैलाना शुरू करता है, तो हमारे इम्यून सेल्स उसके खिलाफ रिएक्ट करते हैं, उसके खिलाफ वो आक्रमण पैदा करते हैं। तो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है, ये पहले से हमारे शरीर में नहीं होती है। जब वो वायरस आता है या जब वो वैक्सीन हमें दिया जाता है, तो उसे हमारे इम्यून सेल्स को वो सीख मिलती है और फिर वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो दैट इज अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी मतलब कुछ लोगों में ये ज्यादा सक्रिय है, कुछ लोगों में ये कमजोर है, और इस वजह से भी लक्षण अलग अलग पैमाने पर देखने में दिखाई देते हैं। एक सवाल, हमने अभी गर्भवती औरतों के बारे में बात की, क्या उन्हें खास सावधानी रखनी चाहिए? एक और सवाल आया है उस पर कि क्या अगर कोई औरत गर्भवती है, अगर वो प्रेग्नेंट है, और क्या वो अपने बच्चे को, अपने अनबॉर्न चाइल्ड को ये ट्रांसमिट कर सकती है? इसके ऊपर भी मैं कहूंगी कि अभी जारी है, जो भी संशोधन है, जो भी अनुसंधान जारी है, ऐसा पाया तो नहीं गया है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहां माँ कोरोना वायरस पॉजिटिव है मगर डिलीवर किया हुआ बच्चा कोरोना वायरस नेगेटिव है। तो ये कह पाना अभी मुश्किल है, ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये श्वसन संस्था से संबंधित इसका फैलाव होता है। तो ये मतलब डिलीवरी के दौरान तो ट्रांसमिशन होना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अगर माँ कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो थोड़ा दूरी रखना या ये सब थोड़ा करना पड़ता है। तो अलग अलग केस में ऐसा कोई ठोस अभी आया नहीं कि हाँ इनमें होता ही है या नहीं, इनमें नहीं ही होता है। हमारे पास बहुत अलग तरह की जानकारी आ रही है और रोज नई किस्म की जानकारी आ रही है, तो कुछ एक जनरलाइज स्टेटमेंट यहाँ करना थोड़ा मुश्किल है। राइट। और इसी से जुड़ा ये सवाल है कि ड्रिंकिंग वाटर, पीने का जो पानी है, उसे उबालना जरूरी है, फिल्टर करना जरूरी है, पर मेरे ख्याल से ये भी जो आपने कहा कि ओवरऑल इम्यूनिटी की तरफ कंट्रीब्यूट करता है, और आपको अगर दूसरे संक्रमण नहीं है तो आपकी इम्यून सिस्टम ज्यादा मजबूत है। तो क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? देखिए अभी तक तो ऐसा कहीं सुनने में या कहीं हमारे निरीक्षण में आया नहीं है कि पानी के थ्रू ये इसका फैलाव हो रहा है। ये तो बात है कि बारिश में हम अक्सर पानी उबाल के पीते हैं या कुछ लोग वाटर प्यूरिफायर से पानी लेते हैं, तो जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही करें, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ सुनने को या ऐसा नजर में नहीं आया है कि पानी से इसका फैलाव हो रहा है। इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ने भी कहा कि हमें अगर सुरक्षित रखना है अपने आप को, तो बाहर का हम कुछ नहीं, जैसे अभी तो बॉटल वगैरह बंद भी है, लेकिन हम कैसे अपने आप को हमें सुरक्षित रखना, ये शायद पर्सनल चॉइस पे भी जाता है। तो राइट। एक और सवाल है कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया लेकिन मेरे कोई सिम्टम्स नहीं है, मतलब कोविड-19 का टेस्ट में पॉजिटिव आया है लेकिन कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा कई लोगों में पाया गया है, और भारत इंक्लूडिंग इंडिया कई जगहों पे देखा गया है कि लगभग 80% लोग जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए उनमें लक्षण नहीं थे, या बहुत हल्के किस्म के लक्षण भी कुछ लोगों में पाए गए, जैसे कि हल्का बुखार आना या हल्के से थोड़ी सी खांसी होना या हल्का सा गले में दर्द होना। तो ऐसा इस वायरस के केस में भी एक खासियत है, जैसे कि आपने पहले पूछा था कि क्या अलग है, तो ये भी एक खासियत मैंने उस वक्त नहीं बताई कि एसिम्प्टोमेटिक केस जिसको कहते हैं, कि जिसमें लक्षण नहीं दिखाई देते हैं मगर वायरस होता है और वो काबिल भी होते हैं उस वायरस को फैलाने के, तभी कुछ केसेस में पाया गया है। तो ये एसिम्प्टोमेटिक केसेस इसको कहते हैं, और ऐसा पाया जाता है कि कुछ लोगों में बहुत हल्के या कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। तो बहुत हल्के अगर लक्षण दिख रहे तो भी सिम्प्टोमेटिक ही कहा जाता है, लेकिन लक्षण नहीं है, एक भी लक्षण नहीं है मगर टेस्ट पॉजिटिव आया है, ऐसा भी होता है, ये भी पाया गया। राइट। ये कोई नए इलाज, मैं इम्यूनिटी या वैक्सीन की या टीका की बात नहीं कर रही हूँ, कोई नए इलाज क्या
वैज्ञानिकों को मिले हैं या कोई लैब में क्या हम इन्हें बना पाए हैं? ऐसी आपके पास कोई जानकारी है? इलाज पे भी काफी काम चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कोई इलाज बना नहीं है। तो लोग ऑलरेडी जो इस तरह की बीमारियां थी, जैसे कि सार्स कोवी या मर्स कोवी 12, उस समय जो दवाइयां यूज की थी या किसी अन्य वायरस के लिए यूज की थी, लेकिन उस वक्त वो काम नहीं आई। उसको जांच करके देख रहे हैं कि क्या कौन सी दवाई इसके लिए यूज हो सकती है। तो जैसा आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में पूछा था, तो उसके ऊपर जांच चल रही है, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, क्लोरोक्विन के ऊपर चल रहे हैं। और भी कई लोग प्रयास कर रहे हैं इसके ऊपर कि किस तरह की दवाई इसके खिलाफ इलाज कर सकेगी पूरी पूरी तरह से। अभी तक कोई इलाज मिला नहीं है, लेकिन अनुसंधान जारी है। एक सवाल जो फिर बार बार आता है, क्योंकि मेरे ख्याल से मनुष्यों की दुनिया और जानवरों की दुनिया इतनी अलग अलग नहीं है, कि क्या हमें हमारे पेट एनिमल्स, हमारे पालतू जानवरों से दूर रहना चाहिए? क्या उनसे हमें संक्रमण हो सकता है? अभी तक तो ऐसा कोई सबूत नहीं आया है कि जानवरों से होता है। कभी मतलब ऐसा कोई ठोस सबूत हमारे पास नहीं है, इसलिए ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि उनसे हमें दूर रहना चाहिए। हाँ, सफाई रखना, उनकी सफाई रखना, हमारे हाथों की सफाई रखना भी उतना ही जरूरी है, लेकिन संक्रमण होता ही है, ये इसके लिए अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। एक लक्षणों पर, एक सिम्टम्स पर एक सवाल है कि बहुत लोग कहते हैं कि स्मेल, जो सूंघने की शक्ति है वो कम हो जाती है संक्रमण होने पर। ये कितना सच है और ये कितने प्रतिशत लोगों में देखा गया है? मुझे मुझे आंकड़ा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ में हल्के दिखाई देते हैं, कुछ में बहुत तीव्र किस्म के दिखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि नई नई जानकारी रोज आ रही है, तो ये भी बहुत दिनों बाद ये जानकारी आई कि लॉस ऑफ स्मेल भी एक लक्षण हो सकता है। तो अब फिर ये कहना मुश्किल होगा कि कितने लोगों में ये लक्षण दिखाई दिया, बहुत सारे लोगों में दिखाई दिया क्या, ये अभी पता नहीं है। तो इसके ऊपर भी आंकड़े मुझे पता नहीं, मैं आंकड़ों के बारे में नहीं कह पाऊंगी, लेकिन हाँ, कुछ लोगों में ये पाया गया है कि वो नहीं सूंघ पाए, या लॉस ऑफ टेस्ट भी कुछ लोगों में पाया गया था। ये भी एक लक्षण पाया गया था। अच्छा, तो मतलब खांसी और बुखार के अलावा ये कुछ लक्षण हैं जो कुछ लोगों में दिखाई दिए हैं और कुछ लोगों में दिखाई नहीं दिए। हाँ, मतलब बुखार तो लगभग 80 या 85% लोगों में बुखार पाया गया था अभी तक के। लेकिन कैसा है कि जैसे जैसे अलग अलग जैसे जैसे फैल रही है बीमारी, लक्षणों पे भी नई नई जानकारी आती जाती है। तो हाँ, बुखार, खांसी, गले का दर्द, ये कुछ लक्षण है कुछ लोगों में। इसमें से कुछ कम लक्षण दिखते हैं, कुछ लोगों में ज्यादा दिखते हैं। एक सवाल है कि मास्क, ये सब सरकारों ने, भारत सरकार ने भी सर्कुलर निकाला है कि मास्क पहनना जरूरी है। और अब नए अनुसंधान के हिसाब से हमें कपड़े का मास्क ही इफेक्टिव है, काफी असरदार है, और N95 जैसा मेडिकल लेवल का मास्क पहनना जरूरी नहीं है। तो मास्क से किस तरह से संक्रमण रुकता है और कपड़े के मास्क किस तरह से फायदा कर सकते हैं? तो आपने N95 का जिक्र किया, इसलिए N95 सिर्फ उन्हीं लोगों को पहनना है जो कि या तो संक्रमित है, या फिर जो डॉक्टर्स या नर्सेस उनका ख्याल रख रहे हैं, या घर में अगर कोई विलगीकरण में आया है, होम क्वारंटाइन कर रहा है, उन्हें घर में ही रहने को कहा गया है, तो उनके आसपास जो परिवार वाले हैं उनको पहनना चाहिए, क्योंकि N95 ही इसको अभी पूरी तरह से रोकने में कामयाब है। लेकिन जब हम घरेलू मास्क पहनते हैं, तो एक हद तक हम हमारी छींक से या हमारे खांसने से या हमारी बात करने से भी जो ड्रॉपलेट्स बाहर आती है, उनसे संक्रमण हम रोक सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे बताऊंगी कि अगर मैं संक्रमित हूँ और मैं छींकती हूँ, तो छींक कई दूर तक चली जाएगी और बहुत सारे लोगों को फैला सकती है। लेकिन अगर मैं मास्क पहन लूँ, तो एक हद तक, बहुत 70 या कुछ हद तक वो वायरल पार्टिकल्स को मैं सीमित रख सकती हूँ उस मास्क तक। बहुत कम वायरल पार्टिकल्स बाहर जाएंगे। अगर सामने वाले व्यक्ति ने भी मास्क पहना है, तो और भी कम वायरस पार्टिकल्स उसमें जाने की संभावना है। तो ये बहुत बड़े हद तक हम इसको रोक सकते हैं। फैलाव रोकने में मामूली सा मास्क भी क्यों ना हो, लेकिन वो कामयाब हो सकता है।
लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना चाहूंगी कि मास्क सही तरह से पहना हुआ हो, कि ये नहीं कि वो नीचे मतलब नाक के नीचे अगर चला जाए तो फिर उस मास्क का कोई मतलब नहीं है। तो मास्क अच्छी तरह से टाइट हो और पूरा आपका नाक, मुंह पूरी पूरे ये चेहरे को ढक दे, और मास्क को सामने से छूना नहीं है। तो ये सावधानियां हमें बरतनी पड़ेगी। राइट। तो एक चीज मैं रोहिणी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो हम बार बार असंक्रमित जो बोल रहे हैं कि असंक्रमित लोगों से की वजह से हो सकती है, कि जिनको सिम्टम्स नहीं है, जिनको कोई बीमारी की लक्षण नहीं है, उनके वजह से हो सकती है। इसलिए स्पेशली जब लॉकडाउन जब खुलेगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे आसपास किसके पास बीमारी है या किसके पास नहीं है। क्या मैं खुद बीमार हूँ या मेरे में कोई लक्षण नहीं है, फिर भी क्या वायरस मेरे अंदर है या नहीं, क्योंकि इतने सारे सवाल है। तो इसीलिए हमें स्पेशली लॉकडाउन के अभी जो लॉकडाउन जो धीरे धीरे अभी ईज होता जाएगा, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जब भी बाहर जाए, जब भी किसी और के साथ इंटरेक्ट करें, जब भी किसी और के साथ मिलें, तो मास्क पहन के जरूर निकले, क्योंकि इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं थोड़ी बहुत, और थोड़े बहुत दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। तो मास्क पहनने से जरूर फायदा होगा पूरे सोसाइटी में। हाँ, बिल्कुल सही। ये आपने शुभो जी बिल्कुल सही बात कही कि हम मास्क सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, लेकिन बाकियों की सुरक्षा के लिए भी पहनते हैं। और क्योंकि हम इसमें सब एक साथ हैं, तो हमें एक दूसरे का भी इस तरह से ख्याल रखना चाहिए। एक सवाल और श्रीपत ने पूछा है कि रिसेंटली WHO ने कोविड का नाम SARS-CoV-2 रखा है। क्या इसका मतलब है कि कोविड वायरस स्ट्रेन सार्स से मिलता जुलता है, और अगर मिलता जुलता है तो क्या सार्स का वैक्सीन यहाँ यूज हो सकता है? तो पहले तो ये बताऊंगी कि ये जो दो नाम है SARS-CoV-2, ये उस वायरस का नाम है। उसको नोवेल कोरोना वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये नया वायरस है और सार्स से मिलता जुलता पाया गया है जब ये पहली बार हमें इसके बारे में पता चला। तो इसलिए SARS-CoV, लेकिन ये SARS-CoV नोवेल है तो SARS-CoV-2, और नोवेल कोरोना वायरस भी इसे कहा जाता है। कोविड जो है वो इसकी बीमारी का नाम है, यानी कि कोरोना का CO, वायरस का VI और डी का डिजीज से डी। तो कोविड-19 या कोविड-2019, क्योंकि ये 2019 में पहले इसकी बीमारी देखी गई थी। तो ये बीमारी का नाम कोविड-19 है और वायरस का नाम जो है वो है SARS-CoV-2। और जहाँ तक बात आती है इसके वैक्सीन की, तो जैसे मैंने कहा था कि इसके वैक्सीन के लिए जो इसके सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन है, उसकी सतह पे जो क्राउन के जैसा या फूलों की पंखड़ी के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो इसके लिए काफ़ी वो इसके यूनिक है। तो एक वैक्सीन दूसरे इसके लिए काम में आएगी क्या? अ, अभी ये संशोधन चल रहा है, क्योंकि वैक्सीन उसके खिलाफ बनना चाहिए जो ये नोवेल कोरोना वायरस है। उसके खिलाफ वैक्सीन बन रही है, तो जितना वो स्पेसिफिक नोवेल कोरोना वायरस के लिए हो उतना वो अच्छा होगा। ये स्पेसिफिसिटी की बात है, तो वो नोवेल कोरोना वायरस के लिए स्पेसिफिकली होना चाहिए वैक्सीन। राइट, तभी वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक सवाल है कि, और इस मेरे ख्याल से अब हमारा इस सेशन को, इस सत्र को खत्म करने का भी समय हो रहा है, लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगी और उसके बाद हम इसे रैप अप करेंगे कि क्या वायरस जो विषाणु है, क्या वो लंग से, मनुष्य के लंग से दूसरे ऑर्गन्स में फैल सकते हैं, और अगर ये फैल सकते हैं तो इनका क्या असर होता है? और ये जाना गया है कि जिनको डायबिटीज है या हार्ट डिजीजेस हैं, दिल की बीमारी है, उन्हें ज्यादा ये होने के चांसेस। तो आप इसके बारे में आप क्या बताएंगे? तो लंग्स में तो ये पहले अटैक करता है, और ये अन्य हमारे अवयवों पे भी अटैक कर सकता है, जैसे कि हमारी पचन संस्था और हृदय, इनमें भी ये इनको भी ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कुछ लोगों में डायरिया जैसा लक्षण भी दिखाई देता है जो पॉजिटिव टेस्ट करते हैं उनको। तो ये कर सकता है, ये अलग-अलग अवयव को भी नुकसान पहुंचा सकता है। और अभी मैंने पहले ही बताया कि जैसे जिनको डायबिटीज होती है या जो बुजुर्ग है या हार्ट के प्रॉब्लम्स है, तो उनमें भी ये जो हमारी इम्यून सेल्स है, ये कई ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा।
उस कारण जो इफेक्ट होता है उसको किसी हालत में वायरस को नाकाम करना होता है, लेकिन दूसरी जगह वो ये अवयव को भी नुकसान पहुंचाता है, तो वो भी फेल हो जाते हैं, उन्हें फेल होने लग जाते हैं और फिर कभी-कभी मतलब मौत भी हो जाती है। राइट। रोहिणी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी और उसके बाद बस एक दो बातें करके मैं ये सेशन को खत्म करूंगी कि बीमारियों का ज्यादातर एक स्टिग्मा भी होता है, मतलब अब वो लेप्रेसी हो या एड्स हो, इन बीमारियों का स्टिग्मा भी बहुत होता है। तो एज अ सोसाइटी, हम एक समाज के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि मतलब हमें इस पर्टिकुलर इस कोविड-19 की बीमारी के बारे में जो लोगों की राय बन जाती है कि और थोड़ा एक ब्लेम गेम जैसा शुरू हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इतिहासकारों का ये मानना है कि और ऐसा देखा गया है अक्सर कि जब ऐसी बड़ी-बड़ी बीमारियां आती है, महामारियां होती है, तो किसी एक समुदाय को लोग लक्ष्य बना के उनको बहिष्कृत करते हैं, उनके लिए और नई-नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो पहले ही ये संकट समय है, उसमें भी हम किसी के लिए मुश्किल अगर पैदा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बुरी बात होती है किसी समाज के लिए। मैं यहाँ एक इंसान होने के नाते ये कहना चाहूँगी कि एम्पैथी यानी कि सहानुभूति जो है, वो यहाँ बहुत ज़रूरी है इस समय। तो मैं ऐसा सोचूँगी कि अगर मुझे ये बीमारी होती है या मेरे घर में ऐसा कोई किसी को होती है, तो मैं मेरे आस-पड़ोस वालों से या मेरे मित्र-जनों से कैसा बर्ताव एक्सपेक्ट करूँगी। तो हो सकता है कोई मेरी मदद करने ना आए, लेकिन अगर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो मुझे उस इंसान की जगह रह के देखना होगा कि उन्हें कैसा लग रहा है इस समय। तो जहाँ बात आती है कि किसी समुदाय को लक्ष्य करने की, तो हमें ये भी ध्यान में रखना है कि अगर हम उनकी मदद ना भी कर पा रहे हो, उनके लिए हम मुश्किलें खड़ी नहीं कर सकते। क्योंकि इस बीमारी में हम सब साथ में हैं, समाज को बाँटने का तो यहाँ बाँटने लगेंगे तो हम हार जाएँगे। तो ये तो कोई तरीका नहीं है और सहानुभूति बहुत ज़रूरी है इस समय पे। एक थैंक यू इंसान रोहिणी। मैं कहूँगी। बिल्कुल, ये हम वैज्ञानिक हैं, हम शिक्षक हैं, हम टीचर्स हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम इंसान भी हैं और ये याद रखना बहुत जरूरी है इस कठिन समय में पूरे समाज के लिए। इसके साथ मैं हमारा आज का ये जो सेशन है जो हिंदी में हुआ है उसे खत्म करूंगी और आप सबसे इतना ही कहूंगी कि हमने जो आज सीखा है, अब मैं आपको बता दूं कि मैं भी साइंटिस्ट, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं आईसर पुणे में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो मेरे लिए भी ये जो समय मैंने आप लोगों के साथ बिताया है, मैंने काफी चीजें सीखी हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग जो सब यहाँ साथ में थे जूम पर और फेसबुक पर, आपने हमारी बातें सुनी और आपको कुछ नया सीखने को मिला इस बीमारी के बारे में। और बस जाने से पहले इतना ही कहूंगी कि चिंता ना कीजिए इस बारे में, मतलब बीमारी है, बड़ी चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे लड़ नहीं सकते हैं, हमें बस ध्यान रखना है, अपने लिए, दूसरों के लिए सावधानी बरतनी है और मास्क पहनिए, हाथ धोइए, घर से बाहर मत जाइए और सावधान रहिए बस। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद रोहिणी, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद शुभजीत, आप शायद हैं, नहीं है, पता नहीं। और थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग सब आए, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, आपने सवाल पूछे जो मेरा विश्वास है कि जिन्होंने सवाल नहीं पूछे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी जानकारी थी, क्योंकि ये सवाल हम सबके मन में उठ रहे हैं और इनका जवाब जितना हो सके हम उतना वैज्ञानिक प्रमाण के बेसिस पर दे सके तो अच्छा है। थैंक यू ऑल वेरी मच, सावधान रखिए, ध्यान रखिए अपना। गुड नाइट। थैंक यू। मैं इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड की ओर से सभी श्रोताओं को धन्यवाद कहना चाहूंगी जो हमारे साथ जूम से जुड़े और फेसबुक से जुड़े। अगर आपको और भी सवाल है तो आप प्लीज कमेंट में आपके सवाल डालिए, हम हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में इसका जवाब देने का पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन। और हाँ, इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड की वेबसाइट भी बहुत अच्छी है, तो आपको टाइम हो और आपको कुछ और सीखना हो तो प्लीज उस वेबसाइट पे जाइए और
आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी। राइट, थैंक यू ऑल सो मच, गुड नाइट।